अब तक आरजेडी के 5 विधायक एनडीए में हो चुके हैं शामिल। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 1 करोड़ की अवैध वसूली का आरोप। पीड़ित डॉक्टर ने दर्ज कराया मामला। शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के कैंपस में 2 समूह के बीच गुरुवार की रात झड़प हो गई। यह सब भाषा संस्थान में चुनाव समिति के सदस्यों के चयन के दौरान हुआ। इस झड़प में छात्र घायल हो गए और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। शिक्षा के मंदिर में हिंसा की घटनाएं बार बार होना संस्थान पर कई सवाल खड़े करता है। इसी मामले पर इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। विद्या के मंदिर कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आधी रात को एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया। जैसे जैसे जेएनयू कैंपस में अंधियारा छाया, खामोश रातें विद्यार्थियों की चीखों से गूंज उठी और बहने लगी फिर खून की धाराएं, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जेएनयू के कैंपस में खूनी खेल खेला गया, लाठियां बरसाई गईं, कमल से भविष्य लिखने वाले विद्यार्थियों के हाथों से विद्रोह की गाथाएं लिखी जा रही थी। हालांकि ये जेएनयू में कोई नई बात नहीं है। आए दिन जेएनयू में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे देश को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये वही जेएनयू है जिसमें नारे लगाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा के केंद्र में आजादी आजादी के नारे लगते हैं। जेएनयू में मुल्क के गद्दार, देशद्रोही और हिंदुस्तान के दुश्मन अफजल के समर्थन में नारे लगते हैं। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में गुरुवार रात स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। छात्रों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और लाठी डंडों का जमकर इस्तेमाल किया। कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें अराजक तत्व कहीं डंडा लेकर दूसरे को पीट रहे हैं तो कहीं दूसरे के ऊपर साइकिल उठाकर फेंक रहे हैं। इसके अलावा कुछ छात्रों को भीड़ के द्वारा घेरकर मारा जा रहा है, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड बचाते हुए नजर आते हैं। लेफ्ट विंग छात्र इस पूरे मामले को एबीवीपी छात्रों की गुंडागर्दी बता रहे हैं। वहीं राइट विंग छात्र कैंपस में इसे नक्सली अटैक बता रहे हैं। दोनों ही पक्षों के छात्र दल एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। घायल छात्रों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि जहां छात्रों के साथ साथ देश का भविष्य लिखा जाता है, वो विद्या का मंदिर जंग का अखाड़ा क्यों बनता जा रहा है। और सवाल ये भी कि देश के टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल जेएनयू छात्रों के बीच ये खूनी खेल या किसी साजिश की तरफ इशारा है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ उमेश चंद्र अजमेरी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं एबीवीपी जेएनयू के। कुणाल कुमार हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं एनएसयूआई के। और डॉक्टर रुपेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं सीपीएम के। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। उमेश चंद्र जी, शिक्षा का मंदिर, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जिसका नाम आता हो, और उसमें अक्सर इसी तरह से झगड़े, इसी तरह से मारपीट देखी जाती है। क्या कहा जाए या कैसे इसको समझा जाए कि जिनके हाथों में पेन होना चाहिए था, उनके हाथों में लाठी डंडे? जैसा कि कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म का दूसरा नाम होता है हिपोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का नाम बोलते हैं लेकिन चलाते हैं डिक्टेटरशिप। जैसा कि जेएनयू में सालों से ये कम्युनिज्म जो है डिक्टेटरशिप चलाता आ रहा है।
2019 में जब लास्ट इलेक्शन हुआ उसके बाद ये पूरा जो कोविड कार्यकाल में कैंपस छोड़ के अपना अपना राज्य में जाके इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसी घोष वेस्ट बंगाल जाके इलेक्शन लड़के वहां पे हार के आके फिर वापस वो जो जेएनयू कैंपस को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वापस कैंपस आते हैं, चुनावी मेंढक बन के कैंपस आते हैं। और ये कम्युनिस्ट जो है साठगांठ मिलके ये नक्सली अटैक कैंपस में लगातार किया जाता है। कोविड कार्यकाल में कैंपस रिओपन के लेके और जेएनयू से इलेक्शन लेके रिकंडक्ट करने के लेके एबीवीपी लगातार संघर्ष किया है और उसी का परिणाम है कि अभी आज जो इस साल जो है जेएनयू से इलेक्शन हो रहा है। तो जैसा कि जेएनयू से प्रक्रिया शुरू होते ही ये चुनावी मेंढक जो है कम्युनिस्ट जो है ये शुरू से ही जैसा फरवरी 9 को ये यूजीबीएम कंडक्ट करने के लिए चुना जाता है, उसी फरवरी 9 थे जब 2015 में ये भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा जो साबरमती धाबा पे जहां हुआ वो नारे लगे थे उसी प्लेस पे उसी डेट पे ये यूजीबीएम के लिए बुलाते हैं और वो उसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि एबीवीपी वाले मक्की जैसे इनको मार दो पीट दो यहाँ से भगाओ, एबीवीपी गो बैक एक स्लोगन लगाते हुए। लेकिन उमेश जी सेम आरोप आप पर भी उन्होंने लगाए और लेफ्ट का ये कहना है कि ये जो कल झड़प हुई इसमें एबीपी के छात्रों ने सबसे पहले आकर हमला किया, घेर लिया गया। देखो आपको इनका कम्युनिस्ट का इतिहास देखोगे तो ये खुद है जो बस्ती को जलाते हैं और मातम भी पीटते हैं। ये जो है यही है लोग है जो वायलेंस भी करते हैं और ब्लेम करने के लिए एबीवीपी का नाम लेके आ जाता है। ये जैसा कि यूजीबीएम जो है चल रहा है उस दिन भी एबीवीपी पे हमला किया गया था। स्कूल ऑफ सोशल साइंस स्कूल जीबीएम है वहां पे भी हमला करने का प्रयास करते हैं। और जो कल स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जीबीएम हो रहा था वहां पे डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन प्रोसेस में जो ईसी मेंबर्स को चुना जाना चाहिए था, जब उनका कम्युनिस्ट कैडर का नाम वहां पे सक्सेस नहीं हो पा रहा था तो ये क्या करते पूरा प्रोसेस को रोक देते हैं, बीच में प्रोसेस को रोक देते, स्टॉल कर देते हैं। और ये करते ये जो एसएल का स्टूडेंट थे कॉमन स्टूडेंट एबीवीपी कार्यकर्ता उनको अंदर नहीं आने देते हैं, बोलते कि जब आईडी कार्ड भी लेके आते नहीं आने देते। लेकिन ये कम्युनिस्ट जो है बाहर एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले उन लोग को बाहर से बुलाते हैं। और जो जब ऑब्जेक्ट किया गया कि 6 में से 4 लोग जो है पुराने जो काउंसिल मेंबर्स ईसी मेंबर्स है उनसे लेके चुना गया बोल के वो लेके बोल के भाग जाती है। तो वो चुनाव जो ईसी 4 मेंबर कौन है ये क्वेश्चन पूछने के यही क्वेश्चन पूछे थे, इसी पे लेके कांग्रेस ये जो कम्युनिस्ट सारे मिलके वहां पे 4 से 5 एबीवीपी कार्यकर्ता और जो कॉमन स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन पे हमला करवाते हैं। ठीक है उमेश जी मैं लौटूंगा आप पर। उमेश जी डपली को वेपन बना के डपली हो चेयर हो सब उठा के एबीवीपी कार्यकर्ता पे कॉमन स्टूडेंट पे हमला करते हैं। इनका इतिहास यही है और जेएन में फिर से एक बार ये कल देखने को मिला है। ठीक है कुणाल जी, ऐसा लगता है कि जो स्थिति जेएनयू में है कि यहां बात सही गलत की नहीं है, यहां बात गलत और ज्यादा गलत की हो गई है। ये बोलना चाहूंगा, मैं कुणाल हूं एनएसवाई की तरफ से, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने शुरुआत किया कि यहाँ पे आजादी की नारे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे आजादी की जो नारे लगाए जाते हैं वो इस बात के लिए लगाए जाते हैं कि देश में पढ़ने की आजादी हो, देश में एक वायलेंस मुक्त कैंपस की आजादी हो, देश में कुछ भी आप लिखे पढ़े एकेडमिक इंडिपेंडेंस की आजादी हो। तो आजादी का नारा लगाना बुरा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल को कि आपने वो वीडियो चलाया। उस वीडियो में जो डंडा उठा रहा है और जो डंडा से मार रहा है उनका नाम कन्हैया है और वो एसएल एबीवीपी के प्रेसिडेंट है। उस वीडियो में जो साइकिल उठा के फेंक रहा है वो बीए कोरियन 3rd ईयर का स्टूडेंट है और एबीवीपी का सदस्य है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उसको उठाया। जहां तक बात हिंसा की है, पूरे ये जनरल परसेप्शन ये है कि कहीं भी हिंसा एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एबीवीपी द्वारा कैंपस में अनप्रोवोक्ड हिंसा किया जा रहा है। कल नाम बताने में, जैसा कि उमेश अजमीरा ने कहा कि नाम बताने में कुछ जो सीरियल नंबर था उस सीरियल नंबर का चेयर के द्वारा अवहेलना किया गया। कुछ लोगों का नाम ना बता के दूसरे नाम पर इस पर बवाल शुरू हुआ। यह बात सत्य है, लेकिन जो हिंसा की बात है वो एकदम अनप्रोवोक्ड था और एबीवीपी के तरफ से था, जिसकी वीडियो आपने चलाई। कुणाल जी लेकिन अब एक सवाल मेरा, कुणाल जी एक सवाल मेरा, आपने सिर्फ एक वीडियो का जिक्र कर लिया कि आजादी के नारे जो लग रहे थे वो किस वजह से लग रहे थे।
इसका आपने जस्टिफिकेशन दे दिया। तो पहले तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि देश में कहां पढ़ने की आजादी नहीं है। दूसरा ये कि आपने एक बात का तो जवाब दे दिया, अफजल गुरु की बरसी पर आप जवाब नहीं दे पाए। दंतेवाड़ा में जब 76 जवान शहीद हो जाते हैं, उसमें जेएनयू में जश्न मनाया जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं आता है। आपको फिर ये भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि हमारी रिपोर्ट में ये भी शामिल है। क्या आपने हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा कि वो डॉक्टर वीडियो था? नहीं, अब आप बता दीजिए ना, जजमेंट तो मैंने फिर आजादी वाला भी पढ़ा था और उसको शुरू कर दिया। कन्याकुमारी का जो नारे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हाँ, ये किसका, कौन सा आजादी चाहते हैं? कश्मीर का आजादी चाहते हैं? आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि कश्मीर आजादी चाहते हैं? उमेश जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। हाँ कुणाल जी जवाब दीजिए। कुणाल जी का सिग्नल ही चला गया। सवाल थोड़ा सा तिरछा हो तो सिग्नल जल्दी चला जाता है। रुपेश जी सिग्नल नहीं गया है, सुनिए सिग्नल। अच्छा चलिए, बड़ा अच्छा हुआ कि आप समय पर वापस आ गए। सिग्नल नहीं गया है, थोड़ा वाईफाई का कनेक्टिविटी खराब हो गया है। अब जो जेएनयू की वाईफाई है ना, उसको जियो कंपनी पर दिया जा रहा है, तो पहले जैसा वाईफाई नहीं रहा। तो नहीं, आप जवाब पर आ जाइए कुणाल जी जवाब पर आ जाइए ना। अब कुणाल जी जवाब पर आ जाइए। हाँ बताइए सवाल क्या था आपका? हाँ, सवाल मेरा वही था कि आपने ना तो दंतेवाड़ा में जो 76 जवान शहीद होते हैं उसका कोई जस्टिफिकेशन था कि आखिर उनके शहीद होने पर जश्न क्यों मनाया जा रहा था। पूरा सवाल कुणाल जी पूरा। कुणाल जी बीच में बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। कुणाल जी अगर बीच में बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, इसलिए पहले मेरे सवाल होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। दंतेवाड़े वाली बात आ गई, उसके बाद जब अफजल गुरु की बरसी बनाई जाती है उस पर कोई जवाब नहीं आता है। क्या वो उन सबके लिए भी आजादी चाहिए देश में? कुणाल जी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल यही था कि दंतेवाड़ा में जब 76 जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके शहीद होने पर जश्न मनाया जाता है, अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है, तो क्या इन चीजों के लिए भी आजादी चाहिए? भारत तेरे टुकड़े होंगे इस ये कहने की आजादी चाहिए? हाँ, आप ही से सवाल है कुणाल जी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट सुनिए कि यह डॉक्टेड वीडियो था, ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया है। ठीक, जहां तक 76 जो दंतेवाड़ा का जो जवान शहीद हुए हैं, मेरे घर में भी 5 लोग आर्मी में, और मैं एनएसयूआई की तरफ से यह क्लियर करता हूं कि एनएसयूआई जेएनयू किसी भी हमले का, हिंसा का निंदा करता है, और जो उन लोगों के साथ हुआ उस परिवार के साथ, भारत के जवान के साथ, भारत के किसान के साथ कांग्रेस और एनएसयूआई पार्टी खड़ी है। दूसरी नंबर बात, आप जो आजादी की बात कर रहे हैं कि ये कैसी आजादी चाहिए, पूरे दुनिया में एकेडमिक इंडिपेंडेंस एक्ट है कि लिखने और पढ़ने की आजादी होनी चाहिए, भारत में नहीं है। यहाँ पे अगर आप पेपर में कुछ लिख लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे टारगेट किया जाता है। अगर आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके गाइड, आपके प्रोफेसर टारगेट करते हैं। और जहां तक आजादी की बात कर रहे हैं कुणाल जी, मुझे नहीं पता कि कौन आप पर आपत्ति जताता है या कौन आप पर इस बात को रोक लगाता है। रोज डिबेट करता हूं, रुपेश जी मेरे साथ जुड़ते भी हैं। सत्ताधारी पार्टी से जितने सवाल मैंने पूछे हैं शायद आप भी नहीं उठा पाए होंगे या कांग्रेस पार्टी भी नहीं उठा पाई होगी। रुपेश जी मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। मुझ पर तो आज तक किसी ने कोई हमला नहीं किया, ना मुझे किसी ने जेल में भेजा। आपका काम है सवाल उठाना, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपका काम है। मैं एहसान की बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपकी उस बात का जवाब दिया जो आप आजादी की बात कर रहे थे, मैंने उसका रिप्लाई किया है, एहसान की बात नहीं की मैंने। देखिए, आपको अगर इसका इतिहास मालूम हो या आजादी स्लोगन का, तो देश में आजादी के जस्ट बाद ये आंदोलन में ये नारा लगाया जाता है आजादी का। अब देखिए, अब आप बात को भटका रहे हैं, कुणाल जी अब बात को भटका रहे हैं। आजादी नहीं चाहिए, देश में आजादी चाहिए, खेती करने की आजादी, किसानी करने की आजादी, दिल्ली पहुंचने की आजादी, कि हमको बॉर्डर पर न रोक लिया जाए, इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस से आजादी, इंस्टीट्यूशनल क्राइम से आजादी। अच्छा चलिए, ये बताइए किसानों को बॉर्डर पर कब रोका गया? कुणाल जी, किसानों को बॉर्डर पर कब रोका गया और आजादी का नारा कब लगा? पहले से पता था आपको कि किसानों को बॉर्डर पर रोका जाएगा? अभी किसान को देखिए, मैं अभी वाली की बात कर रहा हूँ।
कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी और 400 से अधिक सांसद थे उस गवर्नमेंट में, और जो चौधरी चरण सिंह की नेतृत्व चलिए में चलिए चलिए, मैं एक और सवाल पूछता हूं। कुणाल जी, छाती पर पहुंच कुणाल जी, गए एक और सवाल। कुणाल जी, सवाल मुद्दा जेएनयू का है, मुद्दा जेएनयू को लेकर है, क्योंकि जो सवाल आप उठा रहे हैं, जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन पर मैं तमाम डिबेट कर चुका हूं और आपसे तीखे सवाल सत्ताधारी पार्टियों से पूछ चुका हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो स्थिति जेएनयू में है, क्या शिक्षा के संस्थान में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और क्या ऐसी स्थिति बनेगी तो भारत का भविष्य बेहतर होगा? जी, जो स्थिति अभी जेएनयू में है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि ये हिंसा की गतिविधियां जो है ये लगभग 4-5 साल से क्यों बढ़ गई, इस बात पे भी आपको सवाल करना चाहिए। आप उसमें जो वीडियो चला रहे हैं आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपके पास जितने वीडियो अभी आए वो कौन लोग हैं कि जो हिंसा कर रहे हैं, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रुपेश, कन्हैया कुमार का वीडियो भारत तेरे टुकड़े होंगे वीडियो से डॉक्टर लगता उमेश चंद्र, उमेश जी लौटूंगा, आप ही के पास लौटूंगा। मैं डॉक्टर रुपेश को जरा शामिल कर लूं चर्चा में। डॉक्टर रुपेश, जो स्थिति जेएनयू में है और लगातार कभी शिक्षा को लेकर तो कम बातें सामने आती हैं, अगर चीजें सामने आती हैं तो वहां हिंसा हो गई, लेफ्ट ने राइट को पीट दिया, राइट वालों ने लेफ्ट वालों को पीट दिया, इस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं सामने। क्या शिक्षा के संस्थान में ऐसी खबरें अगर सामने आएंगी तो क्या भारत का नाम रोशन होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जेएनयू हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जेएनयू में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के पहले से, चाहे राइट विंग के छात्र रहे हों, चाहे लेफ्ट विंग के छात्र रहे हों, चाहे सेंटरिस्ट रहे हों, कांग्रेस के लोग रहे हों, हमेशा डिबेट का माहौल रहता और एकेडमिक इंडिपेंडेंस जेएनयू की पहचान है और एक बड़ी अच्छी परंपरा वहां है। लेकिन अभी जो वायलेंस वहां दिख रही है और कुछ तत्वों द्वारा, मैं ना लेफ्ट की बेस में जा रहा हूं ना मैं ये कह रहा हूं कि राइट की है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वरना जेएनयू में जो इलेक्शन होते हैं वो भी स्टूडेंट की कमेटी कंडक्ट कराती है और वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर के छात्रों के बीच बड़ी अच्छी बहस करने की परंपरा भी है। तो जेएनयू तो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए हमेशा से एक मॉडल रही है हिंदुस्तान के रेफरेंस में, यदि हम देखें तो। और जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उनको लेकर के जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, ये तमाम चीजें जेएनयू में प्रैक्टिस की जाती हैं और बड़ा खुला माहौल है। और एकेडमिक इंडिपेंडेंस इस तरीके से जिन यूनिवर्सिटीज में होती हैं वही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनती हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनको शायद आप रिपोर्ट नहीं करते हो कि वहां पर आप स्थानीय प्रशासन की मदद के बिना कोई चुनाव आप कंडक्ट नहीं कर सकते। वहां स्टूडेंट के बीच इतनी वायलेंस होती है लेकिन उसका जिक्र मीडिया के माध्यम से नहीं आ पाता। जेएनयू में कोई घटना होती है वो हाईलाइट जरूर होती है और जो भी घटनाएं घट रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बाकी जहां तक जेएनयू का हम बाकी अदर यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करें तो आज भी जेएनयू सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जेएनयू की बेहतरी पर या उसकी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं था, उसके भीतर घटने वाली घटनाओं पर यह सवाल था। उमेश जी, अभी कुणाल ने यह आरोप आप पर लगाया कि जो हाथ में डंडा लेने वाले हैं वो आप ही की पार्टी के लोग हैं, जो साइकिल उठाने वाले हैं वो भी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहते हैं। वहां पे कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता जो है उस एबीवीपी कार्यकर्ता को मारा गया है, पीटा गया है। हाँ, एबीवीपी कार्यकर्ता पे जो डपली से मारा गया था, जो छात्रा को भी हेर लेके पुल किया जाता है। हाँ, और जो दिव्यांग छात्र, दिव्यांग स्टूडेंट्स पे भी हमला करता है, किसी को छोड़ते नहीं। 4-5 एबीवीपी कार्यकर्ता उनको टारगेट किया गया है और जो कॉमन स्टूडेंट्स जो वॉइस रेज करके उनका क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको टारगेट करके चारे दरवाजे बंद करके सिक्योरिटी गार्ड को भी बोला जाता है दानिश ने कि जब तक वो ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक वो आना नहीं है। तो इस तरह से इनका जो डिक्टेटरशिप है कैंपस में, इनका जो कम्युनिज्म का डिक्टेटरशिप है आपको लगातार कैंपस में दिखने से मिलता है। बिल्कुल, लेकिन इसी में जो ऐसा घोष ने जो कहा है, उमेश जी, ऐसा घोष ने जो कहा, उन्होंने ये कहा, मैं उन्हीं का बिल्कुल कोट करा हुआ पढ़ रहा हूं कि ये झड़प नहीं, एक तरफा हमला था। सभी कॉलेज जीबीएम कर रहे हैं, कल लास्ट जीबीएम थी, चुनाव होना है, 4 नामों का ऐलान हुआ और एबीवीपी ने पूरी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया है। दानिश और मुझे जाने नहीं दे रहे थे
और लाठी डंडों से हम पर हमला किया गया, मेरे सिर पर भी डंडा मारा गया, यह घोष ने कहा है। बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो क्या है, 6 एसएल के में 6 काउंसलर मेंबर जो इलेक्शन कमेटी मेंबर को चुनना था, वो 2 लोग जो मेजॉरिटी से जीते थे, बाकी जो 4 लोग के हैं वो ये स्टेटमेंट देके चली गई कि पिछले 2019 वाला जो इसी मेंबर से उसमें से 4 लोग को चुना गया बोल के वहां से भाग गई थी लिटरली। हम वहां जो कॉमन ठीक है, लेकिन उमेश जी देखिए, ये तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये पता करना, उमेश जी ये पता करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि शुरुआत में डंडा किसने उठाया या शुरुआत में हमला किसने किया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है, उमेश जी मेरा सवाल सबसे पहले उठाया। उमेश जी मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या जिम्मेदारी दोनों पक्षों की ये नहीं थी कि चाहे जीबीएम हो रही हो या कोई दूसरी मीटिंग चल रही हो तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और बातचीत से ही हल निकाला जाए? क्या इसमें तो गलतियां हैं? जरूर आप एक बात बोल रहे हैं कि शांति से चलना चाहिए और एक जो इलेक्शन प्रोसेस है डेमोक्रेटिक वे में चलना चाहिए। वहां पर जब कॉमन स्टूडेंट्स अपना नाम दिए इसी मेंबर्स बनने के लिए दूसरे से ऊपर, वो जानबूझ के जो कम्युनिस्ट कैडर है उन्हीं को घुसाने के लिए उन्हीं का नाम पहले बुलाया जाता है ताकि 2/3 मेजॉरिटी जैसा आ जाता है उसी 6 लोग को इलेक्ट करके बाकी 200 लोग का नाम तक भी नहीं लेते हैं। जैसा कि ज्योति एक कॉमन स्टूडेंट है जेएनयू का, वो अभी लाइव डिबेट में मिली थी आधा घंटा पहले, वो खुद वो बोल रही थी वो इमोशनली डिसहार्टेंड हो गई थी किस तरीके से कि ये कम्युनिस्ट जो है एक तरफ उनका कैडर को ही इसी मेंबर बना के पूरा इलेक्शन को हाईजैक करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि तो उमेश जी इसीलिए मैं ये कह रहा हूं ना, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हाईजैक किया और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने हाईजैक किया। उमेश जी, उमेश जी का भी सिग्नल चला गया शायद। कुणाल जी, आरोप एक दूसरे पर लगाना भी आसान है और ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि आखिर शुरुआत कहां से हुई, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि पूरी मीटिंग शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी और अगर किसी को भी कोई भी आपत्ति थी तो उसको भी बातचीत से या अन्य रास्तों से सुलझाया जा सकता था? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उससे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण होनी चाहिए थी। 9 फरवरी को जो यूजीबीएम हुआ उसमें भी हिंसा हुई, एबीवीपी ने स्टेज कैप्चर कर लिया और इसके विरुद्ध में एनएसयूआई ने जिस जगह पे हिंसा हुई उसी जगह पे सत्याग्रह करके कि अगले यूजीबीएम तक जब तक ये शांतिपूर्ण तरीका से हो नहीं जाती है हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे। उस कड़कड़ाती रात में भी हम लोग सड़क पर बैठे रहे। हमारे कैडर, हमारे जो एक्टिविस्ट है पुष्पराज, डिम्पल, इन लोगों को मारा गया वहां पे यूजीबीएम में। तो ये प्रक्रिया जब से इलेक्शन शुरू हुई है तब से हिंसा, कैंपस में हिंसा का माहौल बन गया है और ये अनप्रोवोक्ड हिंसा जो हो रहा है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप ही के पास आऊंगा मैं। ये अनप्रोवोक्ड हिंसा का क्या मतलब है? और आप कह रहे हैं कि किसने शुरुआत की, किसने ये वास्तव में इसको खोजना बड़ा कठिन काम है। लेकिन आप पूछिए जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे पूछिए कि ये जो लाठी उठाया उस व्यक्ति का क्या नाम है, ये जो साइकिल उठाया उस व्यक्ति का क्या नाम है? उमेश जी ने तो सीधा नकार दिया कि वो एबीवीपी के है ही नहीं। अरे भाई वो प्रेसिडेंट है, एसएल के प्रेसिडेंट। जैसा कि एनएसयूआई का लीडर कन्हैया कुमार बोलते हैं कि जॉइन इंडिया, जॉइन एनएसयूआई। तो कुणाल जी आपको तो पता होगा ना उन दोनों के नाम क्या है? जी मैं नाम बताता हूँ। नाम एक का नाम है कन्हैया कुमार जो कि एसएल एबीवीपी के प्रेसिडेंट है। जो साइकिल उठा रहा है उसका नाम विक्रम है जो कि कोरियन बीए 3rd ईयर का छात्र है और एबीवीपी का सदस्य है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो इन्हीं का कम्युनिस्ट लोग हैं जो एबीवीपी पे हमला कर रहे थे। वो बाहर का लोग के लेके आए हैं जो आउटसाइडर है। आप बाकी 2 वीडियोस जो मिला है वो वीडियोस में दिखा गया। आप तो उमेश जी लेकिन नाम उन्होंने बता दिया कि जो हाथ में डंडा लिए हुए हैं वो कन्हैया कुमार हैं और जिन्होंने साइकिल उठाई उसका नाम विक्रम है। कार्यकर्ता को हम पहचानते, वो कन्हैया कुमार नहीं है। कन्हैया कुमार वो एबीवीपी जेएनयू के पेज पे जाइए, एक एक करके बात करेंगे। कुणाल जी एक एक करके बात करेंगे। जी उमेश जी, यहाँ पे जेएनयू में एनएसयूआई ना बी टीम होगा ये कम्युनिस्ट का नाम, कम्युनिस्ट के साथ साथ यहाँ पे जैसा जो कन्हैया कुमार नारे लगाए थे ना कि जॉइन एनएसयूआई टुडे लूट इंडिया टुमारो, जेएनयू में भी वही हो रहा है। एनएसयूआई जो है कम्युनिस्ट के साठगांठ मिलके कैंपस में डिक्टेटरशिप चलाते हुए ये कैंपस में वायलेंस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाए।
क्या इनको ये जवाब ये पूछिए कि जो यूजीबीएम हो रहा था साबरमती में 9 फरवरी को, एक तो वो 9 फरवरी डेट क्यों चुना गया, क्योंकि इनको एंटी नेशनल एक्टिविटी करना था। दूसरा, गो बैक एबीवीपी नारे कैंपेन क्यों चलाया था, हर व्हाट्सएप ग्रुप में गो बैक एबीवीपी कैंपेन क्यों चलाया था, जब डेमोक्रेटिक लेकिन मेरा सवाल दूसरा है उमेश जी कि आखिर इस बात की जिम्मेदारी तय कौन करेगा कि अगर मीटिंग्स हो रही हैं तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? ये सभी छात्रों के, सभी स्टूडेंट के और जिम्मेदारी से लेकिन वो जिम्मेदारियों का निर्वहन होते हुए नजर नहीं आता है। मेरे इलेक्शन होना चाहिए, यही हमारा मांग है। इसलिए इसी को लेके हाईजैक करके ये कम्युनिस्ट लोग। ठीक है कुणाल जी, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? एबीवीपी प्रेसिडेंट ने बताया कि एनएसयूआई जो है लेफ्ट का बी टीम हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को ही हम लोगों ने एक पोस्टर और पर्चा रिलीज किया है कि कैसे एसएफआई केरला यूनिट ने, जो सिद्धार्थ के मौत के पीछे जिम्मेवार है, राइज अगेंस्ट द रेड टेरर, हमने एक पर्चा निकाला और हम लोग उसको कंडेम कर रहे हैं। हमारी राजनीति हिंसा की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति एक्सट्रीम पॉलिटिक्स नहीं है। हम एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट दोनों। हाँ ठीक है, समय कम है। रुपेश, डॉक्टर रुपेश, आखिर जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी कि शांतिपूर्ण व्यवस्था जेएनयू के भीतर भी हो? जो भी गुंडा तत्व हैं उनके खिलाफ ना कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये कि जिन लोगों की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जैसा अभी हमारे साथी हैं उमेश चंद जी, अब ये कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले, कौन नेशनलिस्ट है कौन नेशनलिस्ट नहीं है, इनको कोई हक तो है नहीं। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए, फैक्ट के ऊपर बोलना चाहिए। जो 2 हमलावर दिख रहे हैं जिनके नाम कुणाल जी बता रहे हैं, तो ये बताएं उनके क्या नाम है। अब ये नाम तो बताएंगे बोल रहे हैं, नाम बताए जा रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं केवल। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जेएनयू की जो स्थिति है और लगातार उसका नाम शिक्षा में कीर्तिमान गढ़ने के साथ तो कम आता है, लेकिन झड़प के साथ ज्यादा सुर्खियों में आता है। तो इसमें यह जिम्मेदारी तय करना बड़ा जरूरी है कि जेएनयू के भीतर आखिर शांति कैसे होगी। अब जो 2 नाम सामने आए हैं, कन्हैया कुमार और विक्रम, जिनमें से एक लाठी चलाते हुए नजर आता है और दूसरा साइकिल उठाकर फेंकते हुए नजर आता है, तो आखिर इन दोनों की पहचान करना और ये दोनों में से किस छात्र संगठन के हैं कार्यकर्ता, इस बात की जांच करना भी बेहद जरूरी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।